दोस्तों, जब भी हम सैमसंग का नाम यहाँ पे लेते हैं ना, हमारे दिमाग में एप्पल का नाम भी आता है। जब लेटेस्ट आईफोन 15 आया था तब उसका कंपैरिजन S23 के साथ हुआ था, और अब S24 आने वाला है तो डेफिनेटली उसका कंपैरिजन आईफोन 15 और जो अपकमिंग आईफोन 16 होगा उसके साथ होगा। लेकिन जब हम एप्पल और सैमसंग को कंपेयर करें तो दोनों कंपनीज के मोबाइल फोन काफी अच्छी पोजीशन करते हैं ग्लोबल मार्केट में। मतलब बात करें ग्लोबली और इंडिया, सैमसंग लिटरली नंबर 1 है, लेकिन जो एप्पल है वो अपने होम ग्राउंड यूएसए के अंदर नंबर 1 बन के बैठा हुआ है। और इंडिया में भी बात करें तो सैमसंग की स्पेशलिटी की उसके जो फोन्स होते हैं आपको हर रेंज के अंदर देखने को मिलते हैं। और जब भी हम 50,000 रुपीज के ऊपर की बात करते हैं, इसलिए हमेशा दिमाग में आईफोन और सैमसंग का ही नाम आता है। और इसी के साथ ही जब भी हम कंपेरिजन करते हैं ना, तो एक तरह से कई बार आईफोन वर्सेज एंड्रॉइड नहीं, कई बार आईफोन वर्सेज सैमसंग ही हो जाता है। हालांकि बात करें तो दोनों जो कंपनी से काफी पुरानी है, स्मार्टफोन, लैपटॉप, वेरेबल, बहुत सारी चीजें बनाती है। और बात की जाए तो ऐसे काफी सारे प्रोडक्ट्स इन कंपनीज के जो एक दूसरे से लाइन से कम्पीट करते हैं, लेकिन फिर भी दोनों बहुत अलग तरीके से काम करती है। अगर मैं सैमसंग की बात करूं तो सैमसंग उन चुनिंदा कंपनीज में से एक है जिसके पास पूरा पोर्टफोलियो, यानी कि बहुत ही बजट फोन्स भी ये लोग बनाते हैं और एकदम प्रीमियम जो फ्लैगशिप फोन्स हो गए, चाहे गैलेक्सी S सीरीज या Z सीरीज की बात करें, वो सब आपको देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर बात है कि जो सैमसंग की जो एग्जैक्टली में जो सबसे ज्यादा बिकने वाली लाइनअप है ना, वो है उसकी A सीरीज। मतलब S सीरीज के फोन प्रीमियम में यहाँ पे लोग खरीदते हैं, लेकिन लिटरली जो सैमसंग जो मेजोरिटी सेल्स यहाँ पे करता है ना, वो करता है A सीरीज के कारण जो बजट फोन्स होते हैं। क्योंकि अगर बजट फोन को सैमसंग अगर बेचना यहाँ पे बंद कर दे तो डेफिनेटली वो मार्केट में अपनी नंबर 1 पोजीशन को लूज कर सकता है। लेकिन इसके साथ ही अगर एप्पल की बात करें तो एप्पल का जो डिजाइन है, कॉन्सेप्ट, वो काफी अलग है। मतलब एप्पल की बात है कि हमेशा उन्हें प्रीमियम रहना था और एप्पल ने कभी भी सस्ते आईफोन को यहाँ पर नहीं उतारा। जबकि एप्पल यहाँ पर क्या करता है कि यहाँ पे अपने पुराने आईफोन को मार्केट में रखता है और उनकी कीमत गिरा देता है। मतलब आज 2024 चल रहा है, लेकिन आज भी आप मार्केट में आईफोन 13, आईफोन 14 को ले सकते हैं। और एप्पल का जो सबसे एंट्री लेवल आईफोन है वो है आईफोन SE, जिसका जो डिजाइन होता है लिटरली कई साल पुराना हो चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बिकता है। इसके साथ ही बात करते सवाल अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि आखिर जो प्रो मॉडल होते हैं उनकी कीमत क्यों नहीं कम करता। उसका आंसर भी यहाँ पर ये है कि अगर प्रो मॉडल की अगर वो कीमत कम कर देगा ना, तो जो नए आईफोन के नए मॉडल और जो प्रो मॉडल आए उनको कोई नहीं खरीदेगा। मान लो आईफोन 14 प्रो और आईफोन 15 एक ही कीमत पर अगर आ गए आज के समय, तो ज्यादातर लोग आईफोन 14 प्रो को लेना पसंद करेंगे और आईफोन 15 की सेल नहीं होगी। इसलिए एप्पल स्मार्टनेस दिखा के स्टार्टिंग के आईफोन्स होते हैं उनकी कीमत यहाँ पे गिरा देता है, जबकि प्रो मॉडल को यहाँ पे डिसकंटिन्यू कर देता है। लेकिन ये चीज सैमसंग के साथ नहीं है। सैमसंग के साथ उल्टा केस रहता है कि हर साल उसे अपने नए स्मार्टफोन्स को लाना पड़ता है। और अभी जब S24 को यहाँ पे ला रहे हैं तो ऑलरेडी S23 के अंदर हैवी डिस्काउंट क्रिएट करना उन्होंने शुरू कर दिया है ताकि उसका स्टॉक यहाँ पे क्लियर हो जाए। और जो सैमसंग रहता है ना, वो लंबे समय तक स्टॉक को खींचता नहीं है एप्पल जैसे, जबकि नए नए वर्जन लाता रहता है। सैमसंग की बात करें तो उसकी A सीरीज, M सीरीज भी आती है, लेकिन एक खास तौर पे FE सीरीज भी उन्होंने निकाली थी। अब FE सीरीज लिटरली मार्केट के लिए तो काफी अच्छी थी, लेकिन FE सीरीज के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे उसके अंदर जो अभी भी प्रोसेसर यूज कर रहे हैं वो थोड़ा सा आउटडेटेड लगता है। और यही एक सैमसंग के साथ कमी है, क्योंकि प्रीमियम फ्लैगशिप में तो अच्छा काम करते हैं, लेकिन जो बीच की रेंज आ गई है ना, वहां पे सैमसंग ने हार्डवेयर, वहां पे सैमसंग अपना डिस्प्ले, सॉफ्टवेयर, कैमरास यहाँ पे काम है, लेकिन जो प्रोसेसर है वही एक चीज है जहाँ पे सैमसंग थोड़ा सा यहाँ पे लैग करता है। लेकिन जब भी बात आती है प्रीमियम की, तो अगर हम बात करें S23 अल्ट्रा या फिर अपकमिंग S24 अल्ट्रा, तो डेफिनेटली वहां पर आपको एंड्रॉइड के अंदर एक परफेक्ट लुकिंग हार्डवेयर मिलता है। मतलब S24 के अंदर तो आपको टाइटेनियम बिल्ड भी देखने को मिलेगी, जैसी आपको लेटेस्ट आईफोन 15 प्रो के अंदर आई थी। और यहाँ पे आपको उससे भी एक लेवल ऊपर ले जाके अब AI की फंक्शनलिटीज भी देखने को मिलेंगी, जो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एड ऑन यहाँ पे प्रोवाइड करता है। लेकिन वही बात कर एप्पल के अंदर, देखो एप्पल हर साल आपको वही सेम डिजाइन देता है, ये बात तो पता, और कई सालों तक सेम डिजाइन को यहाँ पे चलाता है। लेकिन एक बात यहाँ पर है कि एप्पल हर साल अपने कैमरा सिस्टम के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस यहाँ पे करता है, नई चिप्स को इंट्रोड्यूस करता है और उसका बेटर तरीके से यूटिलाइजेशन करता है। लेकिन कोई भी अगर आपको बड़ा इनोवेशन अगर आपको देखना है तो एप्पल में काफी लेट देखने को मिलता है, और सैमसंग जैसी कंपनी इस टाइप की चीजों को मेन स्ट्रीम ले जाने में अच्छे से काम करती है। अगर मैं फोल्डेबल की बात करूँ तो सैमसंग यहाँ पे फोल्डेबल की टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा लीड कर रही है आज के समय में, और फोल्डेबल फोन्स मार्केट में निकाल रही है। मतलब लोग तो ये कहते हैं कि अगर फोल्डेबल स्मार्टफोन्स का कोई अगर एप्पल है तो वो सैमसंग होती है, और ऐसे अब AI को वो लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये एक चीज है जहाँ पे वो एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज यहाँ पर ले रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीजें जहाँ पे सैमसंग थोड़ा सा और बेटर कर सकती है। देखो ऑब्वियसली जो चिप्स होती है वहां पर तो काम कर सकती है, क्योंकि अभी भी जो सैमसंग रहते हैं ना, वो मोस्टली क्वालकॉम को यूज करती है, उसकी चिप्स अच्छी है। इवन उसकी जो खुद की जो बनाई हुई एक्सिनोस प्रोसेसर होते हैं ना, उसको वो थोड़ा ज्यादा प्रमोट करता है। अब उसको पीछे का रीजन है कि वो उसे खुद बना और उसे सस्ता पड़ता है, लेकिन एक्सिनोस प्रोसेसर एक ऐसा बॉटलनेक है जो सैमसंग को यहाँ पे अभी भी पार करना बाकी है। क्योंकि अगर सैमसंग अपने फोन में एक्सिनोस से अगर आगे बढ़ जाए
तो डेफिनेटली बहुत अच्छा काम कर सकता है। वहीं एप्पल के बारे में बात करें तो A to Z वो अपना प्रोसेसर बनाते हैं जो बायोनिक चिप्स बनाते हैं, और खास बात ये कि उनकी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, और अगर वो 3nm की टेक्नोलॉजी को यूज कराए और ये टेक्नोलॉजी अभी तक एंड्रॉइड फोन में नहीं आ पाई तो एक एडेड एडवांटेज हो जाता है। वहीं बात करूं कैमरास की, तो कैमरास एक ऐसी चीज है जहां पे दोनों कंपनीज बहुत अच्छा काम करती है। अगर मैं स्मार्टफोन फोटोग्राफी के बारे में बात करूं तो एंड्रॉइड बहुत अच्छे काम करते हैं। मतलब मैं सिर्फ सैमसंग की बात नहीं करूंगा, यहाँ पे जो अल्ट्रा प्रीमियम फोन्स आते हैं जैसे कि वीवो की बात कर ले, Xiaomi की बात कर ले, बीबी के ग्रुप की बात कर ले जिसके अंदर ओप्पो भी आता है, तो कैमरा के टर्म से बहुत अच्छी फोटोग्राफ ले सकते हैं। और सैमसंग की अल्ट्रा सीरीज उसका एक बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल है। और मैं कहूंगा कि यहाँ पर सिर्फ एक ऐसी चीज जहाँ पे एंड्रॉइड अभी भी लैग करता है, वो है वीडियो रिकॉर्डिंग। अब ऐसा मत समझना कि सैमसंग के फोन में बिल्कुल ही बेकार वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। सैमसंग के फोन अच्छी वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन आईफोन के अंदर जो आपको स्टेबिलिटी और जो आपको कंसिस्टेंसी मिलती है वीडियो रिकॉर्डिंग में, वो जबरदस्त चीज है। जहां पे अभी भी वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर आईफोन थोड़ा सा आगे निकला हुआ है, लेकिन फोटोग्राफी के अंदर जो मल्टीपल कैमरा, लेंस सेटअप, ये सारी चीज आगे, वहां पे सैमसंग थोड़ा सा ज्यादा आगे निकल चुका है। इसके साथ ही बात करें तो दोनों कंपनीज ने अपना पूरे इकोसिस्टम भी बिल्ड कर रखा है। यानी कि जैसे आपको मैकबुक देखने को मिलता है तो यहाँ गैलेक्सी बुक है, एयरपॉड्स है तो गैलेक्सी बड्स है, एप्पल वॉच आती है तो गैलेक्सी वॉच आती है, जो कि काफी अच्छा, और दोनों अपने इकोसिस्टम में काम करते हैं। लेकिन फिर भी एप्पल का इकोसिस्टम ऐसा जो बहुत ही ज्यादा सीमलेस कनेक्टेड है। सैमसंग क्लोजेस्ट आ पाए लेकिन उतना ज्यादा स्मूथ नहीं आ पाए। जबकि सैमसंग का इकोसिस्टम देखा तो लगता है थोड़ा सा ओपन है, जैसे कि एंड्रॉइड ओएस यूज करते हैं स्मार्टफोन्स में, गैलेक्सी बुक में विंडोज यूज करते हैं, और जो गैलेक्सी वॉच आती है उसमें वियर ओएस यूज करते हैं। तो थोड़ा सा ओपननेस वहां पे रखी गई है, लेकिन फिर भी जो क्लोज इंटीग्रेशन होता है ना, वो यहाँ पे एप्पल के अंदर देखने को मिलता है। और एक और कंपैरिजन हो सकता है बैटरी के अंदर। देखो बैटरी के अंदर एंड्रॉइड में ये रहता है कि जितना बड़ा नंबर होगा उतनी ज्यादा बैटरी आपको देखने को मिलेगी, और ये चीज यहाँ पर सही भी है। लेकिन बात किया तो एप्पल ने भी अपनी बैटरी को इंप्रूव किया, सैमसंग भी यहाँ पे काम कर रहा है। और फ्यूचर में बात करें तो सैमसंग का प्लान है यहाँ पे सॉलिड स्टेट बैटरीज को इंट्रोड्यूस करने का, जिसमें लगता है थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन एक ऐसी चीज है जहां पे शायद दोनों कंपनीज लैग करती, वो होती है फास्ट चार्जिंग। जो आपका चाइनीज कंपनीज उन्होंने फास्ट चार्जिंग को तो नेक्स्ट लेवल पे ले गई है, और एप्पल देखा तो अभी भी काफी ज्यादा पीछे एज कंपेयर टू सैमसंग, क्योंकि सैमसंग ने लिटरली कम से कम 45 वॉट की चार्जिंग देना शुरू तो कर दिया है, जो कि इंडस्ट्री के हिसाब से थोड़ा स्लो है, लेकिन कंपेयर टू एप्पल अभी भी फास्ट है। और देखा जाए तो चार्जिंग एक ऐसी चीज है जहां पे लगता है कि लिटरली एप्पल को भी काम करना चाहिए और शायद सैमसंग को भी यहाँ पे काम करना चाहिए। वही बात करते हो दोनों के हार्डवेयर के बाद जब हम सॉफ्टवेयर पे बात करते हैं ना, तो दोनों के सॉफ्टवेयर काफी ज्यादा अलग यहाँ पे काम करते हैं। जहाँ सैमसंग अभी भी एंड्रॉइड के साथ काम करता है, लेकिन बात यहाँ पर यह कि सैमसंग आज के समय में आपको एंड्रॉइड के अंदर बहुत ज्यादा फीचर देता है, बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करता है, अपडेट्स पे काम करता है, और अलग अलग फॉर्म फैक्टर के हिसाब से डिजाइन किया है, और उसके पास पूरा गुड लॉक, ये सारी चीज देखने को मिलती है, जिस कारण से सॉफ्टवेयर में एक फीचर रिच एक्सपीरियंस है। iOS एक काफी ज्यादा सिंपल है, स्मूथ एक्सपीरियंस देता है, हाईली ऑप्टिमाइज देता है। लेकिन एक बात iOS के साथ है कि वहां पे अपडेट जल्दी आते हैं, और वहां पे स्टेबिलिटी को थोड़ा सा ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है बजाय कि यहाँ पे फीचर्स के। तो डेफिनेटली काफी सारे फीचर्स हमने देखे जो पहले एंड्रॉइड में आते, फिर धीरे धीरे आईफोन उससे लेता है, और ऐसी चीजें हम बहुत लंबे समय से सुन रहे हैं। लेकिन फिर भी जो सैमसंग ने अपना जो सॉफ्टवेयर अपडेट दे रखी है और जिस तरीके से सॉफ्टवेयर को यहाँ पे क्रिएट कर रखा है, वो एक काफी सही चीज है, क्योंकि डायरेक्टली गूगल की हेल्प के बगैर यार ये चीज यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाती। और वही बात करूं अगर मैं आईफोन वर्सेस सैमसंग की वैल्यू फॉर मनी के, तो डिपेंड करते ये चीज कि अगर आप आईफोन ले रहे हो तो आईफोन के अंदर आपको ज्यादा वैल्यू फॉर मनी मिल भी सकती है, क्योंकि अगर आप उसे डिस्काउंट वगैरह में खरीदो तो, और सैमसंग के साथ भी ये चीज है। लेकिन एट द एंड अगर कोई भी आईफोन और सैमसंग का फोन लेने का सोचता है, तो मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ, आप एग्जिस्टिंग कौन सा फोन यूज कर रहे हो। अगर आप ऑलरेडी अगर आईफोन यूजर हो तो सब अगर आईफोन पे अपग्रेड करोगे इतनी दिक्कतें नहीं आएंगी, और अगर आप एक सैमसंग या एंड्रॉइड यूजर और एंड्रॉइड में किसी और ब्रांड पे अपग्रेड करोगे तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि प्रॉब्लम लोगों को तब थोड़ी बहुत देखने को मिलती है जब एंड्रॉइड से आईफोन में आते शुरुआती कुछ दिनों में, लेकिन उसके बाद में वो यहाँ पे यूज टू हो जाते हैं। हालांकि जब भी हम एप्पल और सैमसंग को कंपेयर करते हैं ना, तो लिटरली बात बता देना चाहता हूँ कि हमारे पास लिटरली कोई भी एग्जैक्टली क्लियर विनर नहीं है, क्योंकि मोबाइल फोन्स के अंदर कुछ ना कुछ अपग्रेड आता रहेगा, कुछ ना कुछ चीजें चलती रहेंगी, और हर बार एक नया डिवाइस आता रहेगा, थोड़ा सा बेटर होता रहेगा। कभी कोई कंपनी इधर काम करेगी, कभी कोई कंपनी उधर काम करेगी। और मेरे कहने का सिंपल सा मतलब ये कि कई बार इन पे ज्यादा ओवरथिंक करने की बजाय कई बार हमें देखना चाहिए कि आपकी जरूरत किस में पूरी हो रही है, और जहां पे आपको आपके पैसे की वैल्यू मिले, जहां पे आपकी जरूरत पूरी हो, वो शायद मेरी नजर में बेस्ट है। क्योंकि दोनों में देखा जाए तो कभी इस साल वो आगे होगा, अगले साल वो आगे होगा, और ये जो रेस है ना, ये इन्फिनिटली यहाँ पे चलती रहेगी। ऊपर से बात करें तो हमेशा जरूरी नहीं है कि जो महंगी चीज होती है वो हमेशा सच्ची हो, क्योंकि महंगी चीज के फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। कई बार एक मोबाइल फोन की बात करें तो उसकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो कुछ साल होती है। अगर आप एक 70-80 हज़ार या 1 लाख रुपए का फोन ले रहे हैं
और उससे आप अगर आप सोच रहे कि मैं 3 से 4 साल चलाऊंगा, तो आप सोच के रखिए कि पर ईयर आप उस पर कम से कम 25 से 30 हजार रुपए खर्च कर रहे हैं। मतलब इस तरीके से आप सोचेंगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगी। और अगर आप 25,000 का फोन 2 साल चला के उसे अपग्रेड करेंगे तो वो भी एक चीज है। हालांकि मैंने देखा है कि आज के समय मोबाइल फोन लंबा चल सकते हैं, लेकिन फिर भी देखा जाए तो बैटरी एक ऐसी चीज है जिसके कारण लोग लंबे समय तक मोबाइल फोन को यूज नहीं कर पाते। तो कहने का मतलब सिंपल सी बात है कि आप देखिए कि आपके बजट में कौन सा फोन अच्छा है और उसे ही यहाँ पे जाके लीजिए, बजाय कि जबरदस्ती यहाँ पे कंपनीज जो गिमिक क्रिएट करती है, ऑफर्स क्रिएट करती है ताकि आप ज्यादा पैसा निकाल के महंगा आईफोन ले या सैमसंग ले। तो बेटर है कि जो मोबाइल फोन ले उसे अच्छे तरीके से यूज कर रहे हो, उसके पैसे की अगर आपने सही कीमत निकाल ली तो यार वो एक बेटर चीज होगी। हालांकि हम लोग अपनी इस टॉपिक पे वापस आ सकते हैं एप्पल वर्सेस सैमसंग पे, और आपको एक बात बता सकता हूँ कि दोनों कंपनीज बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है और अपना अपना मार्केट शेयर उन्होंने यहाँ पे ग्रैब कर रखा है और दोनों ने अपना एक यूजर बेस यहाँ पे बना रखा है जो उनके प्रति यहाँ पे लॉयल है। अब देखने वाली बात ये रहेगी फ्यूचर के अंदर कि ये कंपनी जब मोबाइल फोन ऑलरेडी इतने एडवांस हो गए, इतनी सारी चीज आ चुकी है, अपने आप को एक दूसरे से डिफरेंशिएट कैसे करती है। एआई एक ऐसी चीज है जहाँ पे सैमसंग अपनी गैलेक्सी एआई को तो ला रहा है, लेकिन एप्पल भी अपना एप्पल जीपीटी और अपनी खुद की एआई यहाँ पे लेकर आने वाली है। और मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि फ्यूचर में जो जंग होगी ना, अब आपको शायद हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बजाय एआई के ऊपर देखने को ले। ये एआई बेस्ड सर्विस हो सकती है, एआई बेस्ड हार्डवेयर हो सकता है, एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर हो सकता है, लेकिन आने वाले 10 साल में जो जंग होगी ना मोबाइल फोन में, वो कैमरास की नहीं होने वाली, वो सॉफ्टवेयर की नहीं होगी, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की होगी। यार ये थे कुछ चीजें यहाँ पे सैमसंग वर्सेस एप्पल के बारे में। आपको कौन सी कंपनी पसंद है नीचे कमेंट बताओ। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।